Hello everyone, welcome back to the class guys. So today we are going to continue our uh, part 2 of ongoing economic series of your yearly current affairs, that is iDrishti yearly compilation 2025. Okay, we have already completed part 1. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, देन you come to this part 2. Okay, so see, we have diverse topic in this lecture. तो इसमें क्या है आपका, देखो, सम इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, कुछ स्कीम्स है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस है, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं और ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं। चलो, तो इन टॉपिक से सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है, तो हमें उसी पॉइंट पे ध्यान देना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको हमें इग्नोर करनी है। ठीक, चलो, तो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है आपका कि इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। सिंपली क्या है, मल्टी मॉडल, जहाँ मैं पेन ले जाऊँ वहीं पे आपको ध्यान लगाना है। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है, ये जो है किस स्कीम के तहत बनी है? वो पीएम गति शक्ति आपने स्कीम सुना है, जो मास्टर प्लान है, उसमें हमें क्या डेवलप करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक, तो उसी प्रोजेक्ट के तहत ये जो है एक मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल डेवलप की गई है। कहाँ पे? ये जो है मारुति सुजुकी की सेंटर है। कहाँ पे? मानेसर, हरियाणा में। ठीक, आपको इसमें इतना याद रखना है। किसने इनॉग्रेट किया है? तो जो है हमारे अश्विनी वैष्णव साहब ने इनॉग्रेट किया है। अभी इनके पास 3 मिनिस्ट्री का चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिति और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, चलो, ये हो गया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अवेटेड न्यूज़ है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था इस पर डिस्कशन, कि इंडिया और यूके के बीच में फाइनली एफटीए साइन हो गया। ठीक, इसको याद रखोगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज साइन एफटीए विथ इंडिया? तो आपका आंसर क्या है? यूके। इसमें काफ़ी दिन से डिस्कशन चल रहा था, जो कि फाइनल स्टेज पे आ गया और एग्रीमेंट साइन हो गई है। ठीक, तो एफटीए से फ़ायदा क्या है? दोनों कंट्री को फ़ायदा है। ठीक, इसमें टैरिफ्स जो है, टैरिफ में रिडक्शन होगी, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर दोनों में जो है ईज किया जाएगा, इट मीन्स रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको ये देखना है कि इंडिया जो है और यूके के बीच में जो ट्रेड होता है, तो किस रैंक का ट्रेड है? तो इंडिया का जो है, यूके जो है कितने नंबर का पार्टनर है? 11th लार्जेस्ट पार्टनर है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड। ठीक है, अब देखो, ये जो है एग्रीमेंट किस लिए, मतलब क्या सिग्निफिकेंस रखता है? इसमें जो है, इससे क्या प्रमोट होगा? डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा और सिग्निफिकेंट टैरिफ में कंसेशन मिलने वाला है दोनों देशों को। ठीक, तो म्यूचुअल बेनिफिट पे ये सिस्टम काम करता है। ठीक, इसमें आपको इतना याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन टैरिफ बैरियर में भी क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलो, नाउ एक जो है अगला ये न्यूज़ देखो आप, ये वाली। इसमें क्या है कि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स। ठीक, इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया ने 171 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बाहर लेके आया। ठीक है, 171 मिलियन लोगों को इंडिया ने क्या किया? अपने पॉवर्टी से बाहर लेके आया। मतलब
ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें देखो डिटेल्स में क्या लिखा है कि रूरल एरियाज में भी पॉवर्टी से बाहर आए हैं लोग, और अर्बन एरियाज में भी आए हैं, और ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी आए हैं, ठीक है। तो जो रूरल और अर्बन लेवल में पॉवर्टी का जो गैप है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है, ठीक। तो इसमें यही इंडिया की तारीफ की गई है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है ताकि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सके, ठीक है। जैसे कि इनिशिएटिव क्या है, मोबाइल से ई मोबाइल पीडीएस, ठीक है। ई मोबाइल पीडीएस के थ्रू जो है डिफरेंट फैमिली को, डिफरेंट कैटेगरी के फैमिलीज को अलग अलग जो है क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स जो है दी जाती है, ठीक। और बहुत सारे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट चला रही है, उसके माध्यम से ये सब हो पाया है ऐसा, ठीक है। देखो नेक्स्ट न्यूज है आपका विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट का। ये काफ़ी न्यूज में रहा है, इसलिए इसके को आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो विजिंगम जो है कहाँ पे, केरला में है। ये जो है सेमी ऑटोमेटेड क्या है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड पोर्ट है, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, और किस तरह का है, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मैंने पिछले आपके वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ कि ये हेवी कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्गो का एक्सचेंज होता है, बड़े शिप से छोटे शिप में डाल करके फिर अलग अलग एरियाज में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, इसकी करंट स्टेटस क्या है, ये फंक्शनल हो गया, इनॉग्रेटेड हो गया है, ठीक है। और पीएम हैज इनॉग्रेटेड दिस सी पोर्ट, ओके। इसमें इतना आपको जानना है। नाउ सी, इसमें एक पॉइंट और जान लेना, किसने जो है डेवलप किया है, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मिलकर जो ये डेवलपमेंट किया है, ओके। फेज 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 जो है अभी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। 28 तक जो है इसके फंक्शन होने के चांस है, ठीक। अच्छा, ये जो है अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, तो एक नेशनल लेवल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्रूवल दी गई थी इसमें, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है, 5 न्यू नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, फॉर स्किलिंग। अब ये आईटीआई वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम्स है। इसमें इतना आपको याद रखना है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि इस स्कीम में स्किल को अपग्रेड करना है, कि इनके लिए जो गवर्नमेंट रन आईटीआई है, जो इंस्टीट्यूट है, आईटीआई इंस्टीट्यूट है, आईआईटी नहीं, आईटीआई इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनको अपग्रेड करना है, ठीक है। अब इसके लिए फंडिंग में कहाँ कहाँ से, एडीबी से मदद ली जा रही है, और वर्ल्ड बैंक से भी, ये लोग दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला न्यूज है आपका सेमीकंडक्टर यूनिट जो है नया सिक्स्थ सेमीकंडक्टर यूनिट जो है यूपी में खुला है, ठीक। ये जो सिक्स्थ वाला जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, कौन से दो कंपनी मिल के बना रही है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दो कंपनी है, HAL एंड फॉक्सकॉन। तो आपको याद रखना है कि रिसेंट वन कौन सा है, HCL एंड फॉक्सकॉन के द्वारा मिलके इस्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है। तो अब इससे पहले तो ये सिक्स्थ है, तो 5 और होंगे पहले से, ठीक है। तो ये जो है पहले कहाँ बन रहा है, पहले ये जान लो, सिक्स्थ वाला कहाँ बन रहा है, ये प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश होगा, नियर जेवार एयरपोर्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, इस जगह पे ये होने वाला है। तो 5 पहले से देखो कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो है
ये है माइक्रोन, जो है कहाँ पे है, एक ये, ठीक है, ये यूपी का, ये यूपी में 6 नंबर का हुआ है। ये जो 5 और कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखो, ये माइक्रोन कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है मिल करके कुछ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने क्या बनाया, कहाँ पे, गुजरात में इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, एक असम में है, टाटा का ही। ठीक है, और सीजी पावर जो है कहाँ पे, ये भी गुजरात में है। केनिच, ये भी गुजरात में है। तो मतलब सब मिला जुला के टोटल 6 जो है सेमीकंडक्टर यूनिट हैं, उनमें से एक यूपी में है। ये इंडिया का 6th नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो है बाकी के एक असम में है, बाकी के और 4 जो है गुजरात में है। ठीक है, इतना याद रखोगे। ठीक है, चलो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्या चीज़? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होता है? तो देखो, सिंपली ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरियाज को हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेट करते हैं फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशूज। ठीक है, क्लस्टर बनाना मतलब क्या है कि एक कंसंट्रेशन, उन्हें एक फोकस पॉइंट बनाना, जहाँ पे, ठीक है, फोकस पॉइंट बनाना है जहाँ पे मल्टी मॉडल, ठीक है, फैसिलिटी अवेलेबल्स होगी। तो इस सीरीज में देखो, 2 जगह जो है ये क्लस्टर बनाई जा रही है। कहाँ पे? आगरा में और प्रयागराज में। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखो किसने साइन किया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूपी का स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसको जो है एडवांस स्टेज में लेके चलते हैं। ठीक है, उसको एडवांस स्टेज में ले जाने के लिए हमें 2 क्लस्टर की डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उसी सीरीज में जो है आपको, ठीक है, क्या ये डेवलप की गई है। आगरा में एक क्लस्टर बनेगा और एक प्रयागराज में बनेगा। ठीक है, अब ये सब एक हेक्टेयर वगैरह जो है कितना एरिया में बनेगा वो नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक तो अब देखो अगला न्यूज है हमारा एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, ये क्या है? तो एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम है। वात्सल्य मतलब बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे रखी है कि आप जो है एनपीएस जो है शुरू कर सकते हो, एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप सिंपल से याद रखो, ये पेंशन स्कीम है किसके लिए? माइनर चिल्ड्रंस के लिए। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? न्यू दिल्ली से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन जो पेरेंट्स हैं वो जो है प्रीमियम भर सकते हैं। ठीक है, जब तक बच्चा 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, ठीक है, 18 ईयर्स का बच्चा जब तक नहीं हो जाता है तब तक पेरेंट्स जो है क्या करेंगे, इसमें जो है कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, पेरेंट्स आर लायबल टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, पेरेंट्स देंगे। और जब जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तो ये जो एनपीएस वात्सल्य है वो एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट की तरह काम करने लग जाएगा। मतलब उसके बाद वो बच्चा खुद ही उसमें क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, पैसे जमा करेगा। ठीक है तो क्या बताओ, 18 के बाद पेरेंट्स जो है अलाउ होंगे? 1 मिनट गाइस क्या बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है तो क्या पेरेंट्स को अलाउ होगा कि उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकें? कमेंट में बताओ। नहीं। ठीक है, जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा, 18 ईयर्स एंड अबव, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल एनपीएस की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये सब दिया है एलिजिबिलिटी, जो चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स उसके लिए जो है
ये स्कीम्स है। PFRD पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या रेगुलेट करेगी इस चीज़ को, ठीक है। इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो कि ये यूनियन बजट में ये अनाउंस किया गया था, ठीक है, 24-25 वाले यूनियन बजट में, ठीक है। चलो, अब आ रहा है दूसरा जो पॉइंट है आपका यूपीएस, ठीक है। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, ये तीन क्या है, पेंशन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ठीक है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओके। तो पहले क्या चलता था, देखो पहले क्या चलता था, ओपीएस चलता था, ठीक है। ओपीएस के बाद क्या आया, एनपीएस आया। एनपीएस के बाद अब नया जो अभी आया है, रिसेंट वन है, वो क्या है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। ये तीनों का डिफरेंस जो है आप इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, जो न्यूज कंटेक्स्ट है यूपीएस से रिलेटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो सुनो, देखो ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, ये देखो ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, ठीक। तो इसमें क्या था, पहले ओल्ड वाला था ये ओपीएस, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसके लिए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी प्रोटेस्ट होता है कई जगह पे कि ओपीएस चालू करो, ओपीएस चालू करो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली सरकार ये चला रही है एनपीएस, ठीक। और देखो ओपीएस में क्या था, ओपीएस में क्या था कि यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, और फिक्स्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट मिलती थी, ठीक है। इतना याद हो गया आपको, कितना, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी जो लास्ट डेट को सैलरी इनको मिली थी रिटायरमेंट से पहले, उसका 50% मिलता था, ठीक है। एनपीएस क्या था, ये मार्केट बेस्ड था, मतलब कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनको पेंशन मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी था, एम्प्लॉय भी पैसे देते थे और सरकार भी देती थी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी थी विड्रॉल में, निकालने के लिए पैसे आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालते रहो, वो आपका कम होता जाएगा उसमें, जब पेंशन, जब आपको मिलना चाहिए था जितना, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, लेकिन निकाल सकते थे, फ्लेक्सिबिलिटी छूट थी। अब देखो यूपीएस वाला नया वाला जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि 50% क्या मिलेगा, बेसिक पे का 50% आपको मिलने वाला है, वो भी इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके, मतलब इन्फ्लेशन को अकाउंट किया जाएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन है मिनिमम पेंशन, आपको एक फिक्स टाइम के लिए जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है, अब देखो, अब हम आपको इसमें दिखाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि अगर आप 25 ईयर्स के जो सर्विस है आपका, अगर कंप्लीट कर लिया आप 25 साल, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप जो है 50% ऑफ योर बेसिक पे, बेसिक जो 50% होगा बेसिक पे का, वो आपको जो है पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ, ठीक है। अगर आप जो है 10 साल कंप्लीट करते हैं तो फिक्स अमाउंट 10,000 पर मंथ आपको ये मिलने वाला है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी सीरीज में न्यूज़ ये था कि महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट बन गया है यूपीएस को लागू करने वाला, ठीक है। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूपीएस स्कीम, ठीक। इसमें इतना आपको याद रखना, ठीक है। पूरा डिटेल में ही मैंने समझा दिया आपको, ठीक। तो गाइज देखो यहाँ पे क्या है, अगला जो है कैटेगरी जो न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन में, ये है कि रिपोर्ट्स और इंडाइसेस। तो कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है, देखो कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आपके इसी चैनल पे सक्षम सिविल सर्विसेज पे आपको मिल जाएगा, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। वो लगभग 1 आवर का वीडियो है, उसमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स कवर्ड हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स इकोनॉमी के हैं जो कि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से भी काफ़ी रिपोर्ट्स मैंने उसमें डिटेल्स में कवर कर रखे हैं। तो देखो इसमें रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में जो क्वेश्चन आते हैं, ये जनरली पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट्स है कौन रिलीज करता है, कौन से रिलीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, और इंडिया का रैंक क्या है उसमें, रैंकिंग, ठीक है।
इतना जो है पूछा जाता है, ठीक है। और मल्टीपल स्टेटमेंट अगर बनाने की कोशिश किए इस टॉपिक से, तो अधिक से अधिक जो है की फाइंडिंग, एक दो पॉइंट जो सबसे हाईलाइटेड होते हैं वो पूछ ली जाती है कि की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स क्या थी, एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसमें से आपको टॉपिक को समझाने की पूरी प्रयास करता हूँ जो है, ठीक। देख पहला क्या है, अब ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक्स में जो है बहुत इजी होते हैं और इसमें गलत होने के चांस बहुत ही कम है। आपने अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये 2025 का रिलीज हुआ है, ठीक है। ये कौन देता है, अगर ये पूछ ले तो आपको अगर याद है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को देती है। तो आपको ये गलत होगा ही नहीं, नंबर फिक्स है, ठीक है। देखो इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक। तो लेकिन हम आपको एक स्टेप आगे के लिए तैयार करके यहाँ से भेजना चाहता हूँ। तो फिर देखो आपको मैं डिटेल्स में थोड़ी बहुत बताता हूँ इसमें। देखो इस रिपोर्ट में क्या बोली गई है कि जो 17 एसडीजी गोल हैं, आपने एसडीजी गोल पढ़ा होगा 17, ठीक है। तो अभी अच्छा बताओ जरा, गोल नंबर 14 क्या है, ठीक है, कमेंट में बताओ। अभी काफ़ी न्यूज में, मैंने क्यों पूछा है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज में रहा है, ठीक है। और इसको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया भी है आपको उसमें इंडेक्स वाले में, ठीक। चलो तो देखो क्या है, 17 गोल है इसमें। ये कहा गया है कि जिस स्पीड से, ठीक है, एसडीजी को अचीव करने के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए प्रयास चल रहे हैं कंट्रियों के बीच में, इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव द गोल बाय 2030। मतलब साफ साफ ये है कि जिस पेस से जो अचीवमेंट चल रहा है, it is very difficult to achieve the goal of SDG, any of the SDG goal by 2030। 17 में से कोई भी गोल हासिल नहीं होने वाला है 2030 तक। इस रिपोर्ट का यही की पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ऑफ ट्रैक चल रहा है। ऑफ ट्रैक का मतलब क्या होता है कि दिशा भटक गया है, ठीक है। जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो ये जो है 2030 तक के जो गोल है इसके मीट करने की, वो संभव नहीं है, ठीक है। समझ गए, इसमें ये चीज़ें बताई गई है, ठीक। देखो 2030 तक मीट करना इसके लिए संभव मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अब रीजन क्या बताई गई है इस रिपोर्ट में, ये बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रियों के पास क्या है कि रिसोर्स की कमी है, ठीक है। इसलिए ये रिपोर्ट क्या कहता है कि वी कॉल फॉर ए फाइनेंशियल रिफॉर्म, ठीक। इसमें जो है कंट्रीब्यूशन करे कोई डेवलप कंट्री, डेवलपिंग की कंट्रियों के लिए दे पैसे, तो कुछ बात बने, ठीक है। इतना पॉइंट बहुत डिटेल्स में हो गया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, बस ये वाली पॉइंट रखना है कि एसडीजी जो गोल है वो ऑफ ट्रैक चल रहा है, ठीक है। कौन देता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। चलो अब रैंकिंग जो है, अगर टॉप 3 में देखना चाहोगे तो फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, ही तो हमेशा ही रहते हैं। इसको कुछ ना याद आया तो इसको लगा देना ऐसे, ठीक है। सबसे पीछे वाले के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इंडिया का रैंक क्या है, मैंने बताया आपको 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कौन देता है रिपोर्ट, ठीक है, थीम ऑफ द रिपोर्ट्स, और इंडिया की क्या रैंक थी उसमें, ठीक है। और की फाइंडिंग, कोई एक या दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो सबका ध्यान खींचता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में सबसे जो सबका ध्यान खींचने वाला क्या था, ये था, ठीक। इस तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया का रैंक देखो कितना था, 99th, 99 पोजीशन था किसमें, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का रैंक है। आपका स्कोर कितना था, 0 नहीं 67 था, ठीक है। तो इसमें इंडिया के लिए क्या है, पॉजिटिव न्यूज क्या है कि इंडिया जो है कंसिस्टेंटली जो है इम्प्रूव कर रहा है लास्ट 4 ईयर में। इसकी रैंक जो है देखो काफ़ी इम्प्रूव होते आ रही है, ठीक है।
हर साल इम्प्रूव हुई है। 21 में देखोगे तो 120 रैंक था, 22 में देखो तो 121, ये थोड़ा सा खराब हो गया था, 23 में 112 हुआ, 24 में 109, और फिर अभी जो है 25 वाला कितना है, 99। ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक, चलो अब इसमें देखो एक अगला रिपोर्ट है आपका कि ग्लोबल इनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। क्या है? ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो ये रिपोर्ट कौन देता है, ये आपको बताओ, ये इम्पोर्टेंट है। ये देता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। किसकी रिपोर्ट है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये 10th एडिशन है। ठीक है, ये क्या बताता है, देखो ध्यान से सुनो। ये जो है क्या बताता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, किस फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, किस कंट्री में कौन सा फ्यूल स्कार्सिटी में है, कौन सा एक्सेस में है, ये सारी चीज़ों का ये एस्टिमेट्स देता है। ठीक है, अब इसमें देखो इंडिया के बारे में क्या बताया गया है कि इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है, अब डाटा जो है ये आप देख लो, 13 बिलियन डॉलर 15 में था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 37 बिलियन डॉलर इन 2025। ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, मतलब शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन आवर एनर्जी सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। ठीक है, 13 से 37 हुआ, ये और भी आगे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, बताओ जरा। ऐसा इसलिए कि हमें क्या करना है, जो इंडिया का एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उस गोल को पूरा करना है। ठीक है, चलो अब इसमें फॉसिल फ्यूल में भी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये जो है 2015 में 41 बिलियन डॉलर था, वो जो कि 2025 में बढ़कर कितना हो गया, 49 बिलियन डॉलर। ठीक है, और देखो ये चीज़ है कि एक ये निगेटिव न्यूज क्या है कि ग्रिड और स्टोरेज में जो क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है। ठीक है, पहले क्या कितना था, 31 बिलियन यूएस डॉलर था, अब जो है 25 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये जो है होना चाहिए ना, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ग्रिड एंड स्टोरेज जो है, जैसे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको स्टोर करो, स्टोर करके फिर जो है ट्रांसमिट की जाती है। तो स्टोरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर ये जो है एक निगेटिव न्यूज हो जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो कुछ काम का नहीं है। आगे देखो ये है, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, बताओ, यूएनडीपी देता है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है किन डायमेंशंस पे बेस्ड है, किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है, तो वो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट बनाता है, ग्लोबल रिपोर्ट, जिसको कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो 2025 वाला आया है ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रह जाए वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, कौन देता है, ये याद हो गया आपको, कौन देता है, यूएनडीपी देता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या याद रखोगे, अक्रॉस 3 डायमेंशन ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वो 3 डायमेंशन क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पैरामीटर से डिसाइड की जाती है, पर कैपिटा इनकम से। ठीक है, चलो तो इसमें जो है इस सीरीज में 4-5 रिपोर्ट्स रहती हैं, 4-5 रैंकिंग रहती है एचडीआई में। ठीक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 4-5 इसमें रैंक है, वो देखो 4-5 रैंकों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखो तो इसमें ये कह रहा ना कि देखो पहला क्या है, ये लेटेस्ट रैंक जो है 2023 का है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 130। ठीक, जो कि 2022 के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ है। 133 था, 133 था, जो इम्प्रूव होकर कितना हो रखा है,
130। ठीक है, एक चीज़ ये है, फिर कह रहा है कि 1990s में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 58 ईयर्स के आसपास की थी, 58 ईयर्स। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक एडल्ट कितने ईयर्स तक वो जिंदा रह पाता है। ठीक है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। आज जन्म हुआ उसका, तो वो कितना साल उम्मीद कर सकता है कि मैं जिंदा रहूँगा। ठीक है, तो देखो 1990 में क्या था, 58.6 ईयर था, जो कि ये बढ़ के क्या हो गया है, 72 ईयर्स हो गया है। कितना, 2023 में। अब एक दो रीजन बताओगे ऐसा क्यों हुआ है? पहला रीजन क्या है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। ठीक है, जो है पॉवर्टी से बहुत सारे लोग बाहर आए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब एक इसमें एक और पैरामीटर होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब इसमें देखोगे क्या हुआ है कि सेम पीरियड में देखो ये क्या था कि अ, अभी क्या हो रखा है, ये 8.2 ईयर्स था कब, 1990 में, जो कि बढ़ के 13 ईयर्स हो गया। ठीक, और ये जो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया था वो भी इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। ठीक, इसी इसी रिपोर्ट में एक आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो है क्या करता है कि इनइक्वालिटी को एडजस्ट करके, इनइक्वालिटी को टेकिंग इनटू अकाउंट द इनइक्वालिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, वो एक अलग रैंकिंग करता है। ठीक, तो इसमें देखो क्या रैंक आया है इंडिया का, कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनइक्वलिटी को जब एडजस्ट करके रैंक देते हैं इंडिया का, तो इंडिया जो है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में चला जाता है। अगर इसको हटा के देखें तो वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, एक आता है MPI, इसी इसी का है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, 24 का है। इसमें क्या है कि approximately 16% of Indian population still lives in multi-dimension poverty। मल्टी-डायमेंशन पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी के कई डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, कई फील्ड में पॉवर्टी हो सकती है। हो सकता है एजुकेशनल पॉवर्टी हो, न्यूट्रिशनल पॉवर्टी हो, ठीक है, सोशल पॉवर्टी हो। सोशल पॉवर्टी बहुत एक्सट्रीम टर्म है। सोसाइटी में अगर स्टेटस आपकी खराब है तो आप सोशली पुअर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। ठीक, तो ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में लगभग 16% जो है अभी भी लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कह रहा है इंडिया में। और जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है, ये जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मेल कितनी है। ठीक है, क्या जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है? ठीक है, अगर जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही होगी किसी कंट्री में तो वो इस रैंक में पीछे जाएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में देखोगे तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, देखो जरा, इंडिया की रैंक है 102, 102। ये 2023 की रैंकिंग है। ठीक है, लेटेस्ट है। ठीक, और वैल्यू जो है 0.403 है। इनमें सबसे जो है मतलब कि जनरल न्यूट्रल जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं याद नहीं रखना है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये सब नॉर्वे, डेनमार्क से पहले नंबर पे, फिर नॉर्वे है। ये जेंडर न्यूट्रल मतलब कि इनका जेंडर डेवलपमेंट, ठीक है, इंडेक्स में टॉप पे है। ठीक, अब चलो अगला न्यूज़ देखते हैं, पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत का पाई 2. मैंने आपको पढ़ाया था PAI पाई 2.0। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री का है? देखो, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इतना आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्टेट्स की हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट?
लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि लोकल लेवल पे जो ये लोकल बॉडीज हैं, पीआरआईज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो कितनी अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट द स्टेट्स आर प्रोवाइडेड रैंक 1, तो पाई की जो रैंकिंग में है कर्नाटका टॉप पे है, ठीक है। कर्नाटका, ये जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो अब अगर आराम आराम से लिखें, धीरे धीरे बोलें तो आपका टाइम खराब होगा, समय कम है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड बढ़ा करके ज़्यादा तेज बोलूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा टॉपिक आपको मैं पढ़ा सकूँ, ठीक। तो इसमें कुछ काम का और चीज़ है नहीं, चलो ठीक है, फिर देखते हैं। ये अगला जो न्यूज है कि अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और याद रख लो, इसमें जो स्टेट्स ये जो पंचायत की जो कैटेगरी बनाते हैं या फिर स्टेट्स की कैटेगरी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अचीवर्स कैटेगरी में डालते हैं कुछ स्टेट्स को जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो आती है कैटेगरी वो है फ्रंट रनर, उसके बाद परफॉर्मर होते हैं सब, फिर एस्पिरेंट, और जो सबसे पीछे रह जाते हैं उनको बिगनर्स कहते हैं, ठीक है। अगर स्कोर देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, ठीक। अगर देखो स्कोर अगर 90 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस स्टेट को बोलेंगे वो अचीवर है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्कोर बिलो 40 हो जाती है तो कहेंगे कि ये स्टेट क्या है, बिगनर कैटेगरी में है, ठीक है, मतलब कि खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लो, इसमें जो है ये एक बार रीडिंग लगा लेना कि कौन से स्टेट, ठीक है, किस कैटेगरी में है। तो फुल अचीवर में किसी को रैंक नहीं मिली है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको कि जो फुल्ली अचीव कर पाया हो, ठीक। ये जो है ये दे रखा है रैंक, ठीक है। चलो तो अगला है कि माइनिंग से रिलेटेड न्यूज है, कि माइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्शन कितनी हुई है, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, मतलब जस्ट पिछले साल का। तो एक देखो, एक चीज़ याद रखोगे आप कि इंडिया की आयरन और प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है, ठीक है। तो इंडिया की जो है आयरन और में कौन सा रैंक है, 4th है, ठीक है। और एल्यूमिनियम में कौन सा रैंक है, जो कि नॉन फेरस, ये जो है आपका नॉन फेरस, ठीक है, नॉन फेरस, ये देखो यहाँ लिखा भी है, कहाँ गया ये, नॉन फेरस मेटल में एल्यूमिनियम आता है। तो इंडिया कितनी रैंक है यहाँ पे देखो, 2nd रैंक है ग्लोबली प्रोड्यूसर में, ठीक है। एल्यूमिनियम इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 2nd, और आयरन और में 4th, ओके, याद रहेगा। चलो अब देखो कुछ एनर्जी से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2025, ये कौन देता है, याद रखना, NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मॉस्पी, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वो होता है, क्या कहते हैं, एनर्जी होती है। तो अलग अलग कैटेगरी के देखो यहाँ पे दे रखा है, फॉसिल फ्यूल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और ये नेचुरल गैस हो गया। इसमें एक एक पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉसिल फ्यूल में देखो कि कौन से स्टेट में ज़्यादा जो है रिजर्व है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हाईएस्ट रिजर्व है फॉसिल फ्यूल में वो उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड में, ठीक है। 2 याद हो गया, तीसरा याद कर लो, छत्तीसगढ़ याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हाईएस्ट अगर याद रहे तो भी काम चल सकता है, ठीक है। और क्रूड ऑयल जो है उसका रिजर्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया गया है, वो है वेस्टर्न ऑफशोर में, जो महाराष्ट्र का रीजन है, वो जो आपका वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे पाया गया है। उसके बाद सीधे सीधे चले जाओगे आप कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब असम में दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर तीसरे फिर आ जाओगे वेस्ट में, कहाँ, राजस्थान में, फिर नीचे गुजरात में, ठीक। अब देखो ये पॉइंट है, इसमें तो याद करना आप ही का काम है। इसको क्या करो, 4-5 बार पढ़ना, धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा दिमाग में, ऐसा कोई याद तो करा नहीं सकता इसको, ठीक।
चलो नेचुरल गैस में अब देखते हैं रिजर्व किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो ये भी नेचुरल गैस भी सेम, ये जो आपको क्रूड ऑयल ऑन रिजर्व है, देखो एक चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ कि जहाँ क्रूड ऑयल होता है वहीं पे नेचुरल गैस भी ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो वेस्टर्न ऑफशोर में 31% लगभग नेचुरल गैस का रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद देखो कि दूसरे नंबर पे आसाम, इसमें भी आसाम है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लगभग सेम है, ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, लगभग क्या मतलब जो टॉप दो हैं वो तो सेम ही है ना। ठीक है, वेस्टर्न ऑफशोर और आसाम, ठीक है, पहले और दूसरे रैंक पे है, सेम है। ठीक है, अब देखो, अब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है कि रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है रैंकिंग स्टेट्स की। तो इसमें देखो क्या दे रखा है कि स्टेट वाइज जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में किसके पास है, राजस्थान के पास है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, तब जो है गुजरात। ठीक, उसके बाद कर्नाटक है, बाकी और भी स्टेट्स हैं। ठीक है, अब डोमिनेंस ऑफ कोल तो आपको पता ही है कि इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ द पावर डिराइव्ड फ्रॉम कोल, अभी भी 50% से ज़्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ से डिराइव होती है, कोल से होती है। ठीक है, हमने काफ़ी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी इंसेंटिव भी दिया है रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल एनर्जी पे कंसंट्रेशन किया है, ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है किस पे, कोल पे, वो कम हो सके। ठीक है, उसके बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो एनर्जी है हमारा कहाँ से आता है, कोल से ही आता है। ठीक है, देखो लिखा भी है 79% ऑफ द कंट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड थ्रू कोल। समझ गए? चलो, अब ये तो हो गया आपका। अब एक जो है ये रिपोर्ट आई है आपकी, अब इस रिपोर्ट में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमी का पार्ट है जो हम लोग जो है नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें देखो ये रिपोर्ट आई है, ये किसने दिया है, मॉस्पी ने दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसने क्या बताया है, इसमें आपको यही एक ही चीज़ याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर का ट्रेंड है, देखो जो एक्सपेंडिचर का ट्रेंड है, हाउस होल्ड जो पैसे जो खर्च कर रही है वो उनका ज़्यादा झुकाव किसके तरफ है, नॉन फूड आइटम्स में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि क्लोथिंग्स, इंटरटेनमेंट एंड अदर मिसलेनियस गुड्स। ठीक है, इन सारे चीज़ों में फूड के अलावा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। इस पूरे रिपोर्ट का यही की पॉइंट है। अब ये डाटा दे रखा है, अब डाटा देखोगे तो वही समझ में आएगा, डाटा आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस ये ट्रेंड पूछ लेंगे। ठीक है, कि ये जो है क्या इशारा कर रहा है रिपोर्ट, कि नॉन फूड जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बाकी अब डाटा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मना नहीं है। ठीक है, याद हो जाए तो याद भी कर लो। ठीक है, चलो, वैसे याद करना नहीं है, इतना कहाँ से डाटा याद करोगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर तो हो नहीं। चलो चलो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इनोवेटिव होती है। क्या होती है, इनोवेशन से बना है। ठीक है, इनोवेटिव किसी का न्यू इन्वेंशन, ठीक है, न्यू डिस्कवरी, कोई नया चीज़ बना है उसको इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो इसमें जो है ये अभी ये रिपोर्ट आया है, ठीक है, जिसमें इंडिया को 43rd रैंक मिला है आउट ऑफ 55 कंट्री। तो 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, ये कौन देता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है कि इंटेलेक्चुअल के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस फील्ड में जो है कंट्रियों की क्या जो है रैंकिंग है, कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 43rd है, कौन देता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये टॉप रैंक ये सब है, यूके है,
फिर जो है यूएस से पहले नंबर पे, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फ्रांस, इंडिया का देखो 43rd। ठीक, चलो ये जो है रेमिटेंस का सर्वे किया था किसने, आरबीआई ने। ठीक है, और उसने अपना एक बुलेटिन मतलब रिपोर्ट पब्लिश किया। ठीक है, ये कौन सा, सिक्स राउंड का था, मतलब छठा। तो इसमें क्या बताया गया कि यूएस हैज रिमेन इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक है, यूएस से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, फॉलोड बाई यूएई। ठीक है, यूएस के बाद आप ट्रेंड क्या याद रखोगे, यूएसए, उसके बाद यूएई। ठीक है, इन लोगों से आता है। और स्टेट वाइज देखोगे तो कहाँ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रेमिटेंसेस आती है, तो महाराष्ट्र में आती है 20%। ठीक है, उसके बाद फिर आएगी केरला। आपको जो है केरला और महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन ना हो, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। देखो 20.5% महाराष्ट्र का, केरला का 19.7%, अप्रॉक्स बहुत करीब है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में नंबर 1 है और केरला नंबर 2 है। अब ये तो आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये बिलियनियर का लिस्ट आई है, कौन देता है, फोर्ब्स देती है। ठीक है, उसमें इंडिया के जो है ओवरऑल रैंकिंग 18 मिली है, 18 28 इस सब में ये है लोग। ठीक है, मुकेश अंबानी 18th पोजीशन है, गौतम अडानी 28th। ठीक है, अब इनकी ये जो है ये कोई पूछता नहीं है। ठीक, टॉप में तो ये यूएस के ही हैं, सारे यूएस के ही हैं। देखो आपके टेस्ला वाले कौन, एलन मस्क। स्पेस एक्स मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, साइंस टेक में जाके देखोगे, वीडियो नीचे पड़ी है। ठीक है, कितनी सारी मिशन है, इतने बड़े बड़े मिशन लॉन्च करने के पीछे वजह क्या है, ये भाई इतने पैसे हैं, 342 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सियोम 4 मिशन किसका है, ठीक है, किस स्पेस क्राफ्ट से भेजा गया था, बताओ कमेंट में, मैंने पढ़ाया था साइंस टेक में। ठीक है, वन लाइनर में भी पढ़ाया है मैंने इसी चीज़ को। ठीक है, किससे जुड़ी है, एलन मस्क से जुड़ी है। आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सअप, अरे भाई कैसे नहीं चलाते हो, ये तीनों आपके मोबाइल में खोल के देखो, पाया जाएगा कि नहीं है। गारंटी देता हूँ 90% लोगों के मोबाइल में तीनों ऐप्स होगा। ठीक है ना, आधा टाइम तो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो। ठीक, चलो, तो भाई रील स्क्रॉल करोगे तो इनको पैसे तो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही थोड़े ना ये लोग जो भी लीनियर हैं। ठीक है, इसमें आप और हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। 3rd नंबर पे आ गए आपके अमेजन के। ठीक है, बेजोस साहब। ठीक है, चलो ये तो हुई मजाक की बात। ठीक, हाँ, चलो एक आईएलओ रिपोर्ट देता है। देखो 16 जनवरी को ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, और रिपोर्ट का क्या नाम है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसका है, आईएलओ का है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, लगा दो 3-4 स्टार। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात की गई है कि ओवरऑल जो है अनएम्प्लॉयमेंट 5% 2024 में रही है। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। ठीक है, और इसने रिपोर्ट में, इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे वजह दी गई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो वजह दी गई है, रीजन क्या है, वो है एआई एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ये 2 रीजन है, एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। इन 3 वजह से जॉब लॉस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पे है। एआई, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है, एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है, 10 मिनट का वीडियो है, अब देखना उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का एक की वर्ड यही था कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब लॉस बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है।
ठीक। ये जो है आप देखोगे ये जो 12% जो है कहाँ पे, अपर मिडिल इनकम कंट्रियों में है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। अब देखो ये क्या है, सिक्स्थ लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड स्कीम जो है किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, याद रखना। लीड स्कीम किसका है बताओ, याद रखोगे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या करती है, लीड्स स्कीम में स्टेट्स की रैंकिंग होती है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि कौन सा स्टेट कितने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बैठा है, ताकि उसमें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। ठीक है, अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रैंकिंग्स दे रखी है कि अलग अलग रीजन का रैंकिंग, जैसे कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट में जैसे आपका गुजरात आ गया, गुजरात को अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, 3 याद रखो। ठीक है, उसके बाद एक फास्ट मूवर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश है, गोवा है, एस्पायर्स में केरल, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब याद ये रखना अचीवर कौन सा है, 3। ठीक है, अब देखो और ये जो है लैंड लॉक स्टेट्स में अचीवर कौन सी है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। उसके बाद तेलंगाना, थर्ड पे यूपी। ठीक है, ये पहला वाला याद करो आप। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है अचीवर में, असम और अरुणाचल प्रदेश, 2 है। ठीक है, और अमॉन्ग यूटीज कौन सा है, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं है, ध्यान रहे, दिल्ली नहीं है, दिल्ली दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चलो अब एक रिपोर्ट है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स, ये किसका है, आरबीआई का है। ठीक है, कि ये क्या बताता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो जो है किस फील्ड में, किस मतलब सेक्टर में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी, अगर मान लो कि अगर, ध्यान देना यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है सिर्फ किस में, पॉपुलरिस्ट जो मेजर है, पॉपुलरिस्ट मेजर या स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या वो प्रोडक्टिव है, क्या वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट जो है ले सकता है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, बताओ, नहीं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो ये जो है कमा के दे सकता है, क्या है, इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट तेज होगा। ठीक है, तो उसी के क्वालिटी के बारे में बताया गया। क्वालिटी क्या होती है आप तो समझ ही रहे हो ना, जैसे कि आपका आज सुबह उठे और आपने सुबह उठ के अपने जो डेली रूटीन निपटाने के बाद खाने पीना जो है छोड़ो, टाइम निकाल लो, उसके अलावा आपने 10 से 12 घंटे आज बढ़िया से जम के पढ़ाई किया, आप कहोगे आज मैंने क्वालिटी टाइम जो है पढ़ाई में लगाया। ठीक है, किसी दिन आपने 2 घंटे पढ़े, बाकी टाइम इधर उधर टाइम पास में जो है निकाल दिया, तो क्या करोगे, ये आज का दिन हमारा क्वालिटेटिव नहीं था, मतलब कि आज के टाइम हमने जो है वेस्ट किया। ठीक है, तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें दे रखी है, बस इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना इसमें याद रखना है कि ये रिपोर्ट कौन देता है, तो ये आरबीआई का रिपोर्ट। ठीक है, देखो अगर आपके लिए पढ़ा दूं तो मैं कह दूं कि इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी नहीं पूछने वाला है। क्वालिटी का मतलब साफ साफ मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 ये जो है यहाँ तक आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो है हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग मिसलेनियस और शॉर्ट न्यूज कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका L3 का पार्ट होगा। ठीक है, और L4 में लास्ट में वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में सब पढ़ा दूँ, लेकिन फिर आपको भी याद नहीं होगा, और जो इफ़िशियंसी जो है लेक्चर डिलीवर करने की, मैं चाहता हूँ कि आपको क्लास में याद हो, इसलिए मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। मैं सिंपल आपको क्या करता, सिंपल बता देता कि देखो ये रिपोर्ट किसका है, आरबीआई का है, बस आगे बढ़ गया। ठीक है, लीड स्कीम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, बस इतना ही पढ़ा दें। ठीक, उसके बाद और क्या बता दें कि ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस रिपोर्ट कौन देता है, तो भाई आईएलओ देता है, इतना बता के मैं आगे बढ़ जाता।
तो ये पूरी इकोनॉमी में आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देता है। ठीक है, तो अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं वैसा भी करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये खुद मैं अपने आप को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा ऐसे अगर पढ़ाऊँ तो। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, क्योंकि जो भी एक एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। ये इतनी भीड़ भाड़ जगह पे आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको वहीं पे देखना है जहाँ पे आपको क्वालिटी मिले। ठीक है, हमारा मकसद आप तक क्वालिटी पहुँचाना है। ठीक, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा है। ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो भी बता देना, और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इतनी मेहनत से लेक्चर बना रहे हैं। ठीक, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, टेक केयर एंड एंजॉय योर स्टडी।